तो इस कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रिइंकार्नेट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में जागता है और ये वर्ल्ड उसके लिए काफी न्यू है। अब बाहर आने के बाद वो इस वर्ल्ड को भी देखता है कि ये वर्ल्ड कैसा है, जिसके बाद वो अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है जिससे उसके हाथ में पानी आ जाता है। अब अगली सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक एंजल के सामने खड़ा हुआ होता है और वो एंजल ही कहता है काफी लंबे टाइम के बाद कोई यहाँ पर आया है और ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है। अभी एंजल रियो के सामने उस इंसिडेंट को दोहराता है जिससे रियो की मौत हुई थी। अब रियो भी इस बात को समझ जाता है कि वो मारा गया है और अब वो रिइंकार्नेट होने वाला है। रियो पूछता है कि मुझे इस वर्ल्ड में क्या करना है। एंजल कहता है तुम उस वर्ल्ड में जो मन चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें कोई स्पेसिफिक काम देकर वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद रियो कहता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लाइफ काफी शांत हो। ये एंजल उसे बताता है कि वो जिस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होने वाला है उसे ये फी बोलते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये लोग काफी कम है। वो ये कहता है कि तुम सबसे ज्यादा वाटर मैजिक से कंपैटिबल हो तो इसलिए तुम्हें वाटर मैजिक दिया जा रहा है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये बोलते ही एंजल उसे इस वर्ल्ड के अंदर रिइंकार्नेट कर देते हैं और साथ में उसे एक घर और 2 महीने का राशन भी मिलता है। फिर हम दोबारा से एंजल को देखते हैं जो कि रियो के घर के बारे में बता रहे होते हैं। तुम्हारे घर के ऊपर कभी भी सीधा अटैक नहीं हो सकता और तुम ऐसा मान सकते हो कि तुम्हारे घर के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। रियो को भी इस घर के अंदर एक किताब मिल जाती है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा होता है और वो ये सोचता है कि मैंने आज से पहले ऐसी लैंग्वेज कभी भी नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी मैं इसे काफी आराम से पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर उसे एक और किताब मिलती है जिससे उसे मैजिक के बारे में पता लगता है और अब वो इसे पढ़ने के बाद बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस एलिमेंट का इस्तेमाल करने में रियो को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आती, यहाँ तक कि वो स्पेल को बिना चांट किए इस एलिमेंट का यूज कर रहा होता है। लेकिन अभी वो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है, अगर मैं इंचांटेशन कर पाता तो ये काफी कूल होता। अंदर आने के बाद वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बाथटब को भर रहा होता है और वो ये सोचता है अब मैं इसे गर्म कैसे करूं, जिसके लिए वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसना शुरू करता है लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता और वो काफी थक जाता है। लेकिन अपने सर के ऊपर सूरज को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, जिसके बाद वो अपने सामने रखे हुए पानी के ऊपर आइस मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन ये पानी आइस नहीं बनता। ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। रियो भी इस बात को समझ जाता है कि उसे एक्चुअली में आइस कैसे बनानी है और अगली पल हम ये देखते हैं कि वो आइस को बना लेता है और काफी खुश हो जाता है। इस बर्फ को निकालने के बाद वो इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे वो लकड़ियों में आग लगा देता है और इसे देखकर मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। सारा पानी गर्म हो जाने के बाद वो आराम से बैठकर बात ले रहा होता है और ये कहता है मेरा आज का दिन तो काफी प्रोडक्टिव रहा। नहाते नहाते रियो इस बात को भी सोच रहा होता है क्या मैं अपने हाथ से गर्म पानी भी निकाल सकता हूँ, पर इन सारी बातों को अभी के लिए साइड रखते हुए वो घोड़े बेचकर सो जाता है। अगली सुबह उठने के बाद वो ठूस ठूस कर खाना खा रहा होता है लेकिन तभी अचानक वो ये सोचता है कि एंजल ने मुझसे कहा था कि मेरे पास बस 2 महीने का ही राशन है, उसके बाद मुझे खुद ही हंटिंग पर जाना होगा। रियो इस बात को लेकर भी काफी परेशान होता है कि उसे हंटिंग करने के लिए इस बैरियर से बाहर जाना होगा और बाहर जाते ही मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और इसके पास बस एक नाइफ है। इन सारी बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि रियो को अब अटैक मैजिक भी सीखना होगा वरना उसकी लाइफ की लंका लग जाएगी। अब वो बाहर आने के बाद अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करने के बाद वाटर बॉल्स बनाता है और उन्हें सामने की तरफ थ्रो भी कर रहा होता है। इससे वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये तरीका काम कर रहा है लेकिन मेरी इस अटैक में ज्यादा पावर नहीं है तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो वाटर जेट को भी ट्राई करता है पर इसकी धार भी ज्यादा दूर तक नहीं जाती। ये देखकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और तभी वो दोबारा से एंजल के सामने आ जाता है जहाँ पर रियो ने एंजल से ये पूछा था कि मैं इस वर्ल्ड में मैजिक का इस्तेमाल कैसे करूँगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। मैजिक को इस्तेमाल करने का एक सिंपल सा रूल है कि तुम्हें इमेजिनेशन करनी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी इमेजिनेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक होगा। अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रियो का वाटर जेट पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफी दूर तक भी जा रहा होता है, यहाँ तक कि उसने गर्म पानी भी निकालना सीख लिया है जिसको देखकर उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वो आसमान में आइस को भी क्रिएट कर सकता है लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो है। ये आइस मैजिक तो काफी अच्छा है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ एक आइस अटैक बनाऊं। जिसके बाद वो एक आइस क्रिस्टल को फॉर्म करते हुए उसे सामने की तरफ फेंकने का ट्राई करता है लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाता और पास में ही गिर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है और इसे पानी की तरफ फेंकना थोड़ा सा मुश्किल है। अब उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, अगर मैंने फाइट में इसका इस्तेमाल किया तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन वो इस चीज से हार मानने वाला नहीं है और वो अपने मैजिक की काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे मैजिक को मास्टर कर लेता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद रियो को ऐसा लगता है कि उसका सारा का सारा माना खत्म हो चुका है लेकिन अब भी वो रुकने वाला नहीं है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो
काफी जल्दी से इस आइस क्रिस्टल को फॉर्म करना सीख जाता है, लेकिन अब भी इसमें काफी कमियां हैं। तो लो भाई, ये बंदा एक जुगाड़ बनाकर हंटिंग करने के लिए अपने बैरियर से काफी दूर आ जाता है। थोड़ी आगे आने के बाद उसे नदी के पास एक क्वार्ट्ज मिल जाता है, जिसे वो पत्थर के साथ रगड़कर आराम से आग जला सकता है। इससे रियो का एक काम तो आसान हो चुका है कि अब उसे सूरज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब रियो हब्स इकट्ठे करने के लिए जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक बोर है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आ रहा होता है। ये देखकर रियो की फटनी शुरू हो जाती है और उसे वो वक्त याद आता है कि कैसे उसका ट्रक उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ये जंगली बोर उसके ऊपर अटैक करता है तो रियो सामने से हट जाता है और वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी रियो अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे फ्लोर को जमा देता है और ये जंगली बोर उसके ऊपर फिसल रहा होता है और फिसलते फिसलते सामने की तरफ आ रहा होता है। उसके सामने काफी सारे आइस के कांटे होते हैं, जिसमें लगकर वो मारा जाता है। ये सारा काम निपटाने के बाद रियो दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में जंगली बोर काफी कमजोर होते हैं और एक कमजोर से लड़ने में ही मेरी हालत टाइट हो गई, तो इस वर्ल्ड के खतरनाक मॉन्स्टर्स कैसे होंगे। अब वो फिर से उसी मैजिकल बुक को पढ़ना शुरू करता है, जहाँ पर उसे ड्रैगन्स के बारे में पता लगता है और वो ये पढ़ता है कि ये ड्रैगन्स काफी खतरनाक होते हैं और एक ड्रैगन पूरी की पूरी सिटी को भी खत्म कर सकता है। तो इसीलिए जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो तुम दबाकर भाग जाओ। लेकिन जैसे वो पेज को टर्न करता है तो यहाँ पर एक और एंजल के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसका नाम है आकुमा, और ये एक फॉलिंग एंजल है और ये सच में काफी डेंजरस है। इस एंजल के ओरिजिन के बारे में इस किताब में ज्यादा कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन एक चीज काफी साफ लिखी होती है कि जिस भी दिन ये तुम्हारे सामने आया वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रियो टार्जन बनकर जंगल में आ गया था, लेकिन तभी अचानक एक काफी बड़ा हॉक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो शील्ड बनाकर इधर उधर भाग रहा होता है। ये हॉक रियो को मारने के लिए एयर स्लैश का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन उसके पास एक और काफी खतरनाक अटैक है जो कि वो अपनी चोंच से करता है। अब रियो भी ये समझ जाता है कि उसके पास भागने का कोई भी चांस नहीं है, तो वो भी इससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और इसके ऊपर काफी सारी आइस से अटैक करता है, पर ये उनसे बचता हुआ रियो के काफी नजदीक आ जाता है। तो रियो भी अपने ऊपर एक आइस की शील्ड बना लेता है और जैसे ही हॉक उससे टकराता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन अब भी ये हॉक हार नहीं मानता और लड़ने की हालत में होता है। रियो भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि उसके इस अटैक से इस हॉक को काफी चोटें आई हैं और वो डर के मारे यहाँ से चला जाता है और रियो चैन की सांस लेता है। अरे यार, बाल बाल बचा, वरना आज तो मारा जाता। और इस बंदे की पीसफुल लाइफ की अब धीरे धीरे धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसके चक्कर में ये अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है और तभी इसके सामने सरकटा आ जाता है, जिसको देखकर इसकी काफी फट जाती है। इस बंदे की लाइफ में ऐसे ही मुश्किलें आती रहती हैं और वो काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अपनी एबिलिटी को काफी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है, यहाँ तक कि वो पानी में जाने के बाद एक काफी जॉइंट ऑक्टोपस को भी काफी आराम से हरा देता है। इस बंदे की वाटर जेट की पावर भी पहले के मुकाबले काफी तेज हो चुकी है, जो कि एक पत्थर को भी बीच में से काट सकती है। अगली सीन में रियो इस सरकटे से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो ये सोचता है कि एंजल ने मुझे जो बुक दी थी उसके अंदर इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, तो क्या ये एक मॉन्स्टर है या फिर कुछ और है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये नाइट रियो को काफी आराम से हरा रहा होता है और उसकी आइस शील्ड को भी बड़ी आराम से तोड़ देता है। हारने के बाद रियो नीचे गिर जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इससे कभी भी जीतने वाला हूँ। ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। रियो हर रात इस जगह पर इसीलिए आता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये नाइट उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है, क्योंकि आज तक इस नाइट ने रियो को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही उसे जान से मारा है। अभी सरकटा अपनी स्वॉर्ड को रियो को सौंप देता है और रियो भी ये समझ जाता है कि शायद से नाइट ये चाहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को मास्टर करूं। जिसके बाद ये सरकटा यहाँ से चला जाता है। फिर हम दोबारा से उसी हॉक को देखते हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफी इवॉल्व हो चुका है। जब वो रियो के ऊपर अटैक करता है तो वो इसे रोकने के लिए 5 लेयर की शील्ड बना लेता है और इस अटैक को बड़ी आराम से काउंटर कर लेता है। पर ऐसा बस रियो को ही लगता है, क्योंकि ये अटैक इतना भी कमजोर नहीं था। इससे रियो की सारी शील्ड्स टूट जाती हैं। अब वो इसके अटैक को रोकने के लिए 10 लेयर की शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी चकनाचूर हो जाती हैं। रियो इसको डिफीट करने की काफी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये हॉक उसके सारे के सारे अटैक से बड़ी आराम से बच जाता है और अब ये एक काफी जोर से आवाज निकालता है, जिससे रियो की पैंट गीली हो जाती है। अब ये हॉक रियो के ऊपर लाइटनिंग का भी अटैक करता है, पर रियो इससे बच जाता है। लेकिन ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है और ये हॉक रियो के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। अभी जैसे ही रियो को मारने के लिए उसके सामने से आता है तो रियो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस हॉक का काम 25 कर देता है और ये हॉक मारा जाता है। लेकिन
लेकिन रियो को इस बात का काफी पछतावा हो रहा होता है कि उसने इस हॉक को जान से मार दिया, जिसके लिए वो इससे माफी भी मांगता है और बाद में अपनी स्वॉर्ड को इसकी बॉडी से बाहर निकाल कर यहाँ से चला जाता है। पर तभी अचानक उसके सामने एक रेड कलर का ड्रैगन आ जाता है। पर रियो ने ऐसा पढ़ा था कि जब ये ड्रैगन उसके सामने आए तो उसे दुम दबाकर भाग जाना है। पर ये ड्रैगन अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके रियो से बातें कर रहा होता है और वो भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये ड्रैगन उससे बात कर सकता है। मैंने काफी टाइम से टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम किसी ऐसे हॉक से मिले थे जो अभी अभी इवॉल्व हुआ हो? रियो से काफी डरते हुए ये कहता है, अरे हाँ, मुझे मिला तो था, लेकिन मैंने उसे जान से मार दिया, मुझे माफ करना। क्या तुमने उसे जान से मार दिया? तुम तो एक काफी कमाल की लड़की हो और तुम्हारे पास ये अजीब सा वेपन कैसा है? जब रियो उसे अपनी ये स्वॉर्ड दिखाता है तो ये ड्रैगन कहता है कि ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है। अगर ये स्वॉर्ड उसने तुम्हें दी है तो इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट करता है। फिर ये दोनों गप्पे मारने में लग जाते हैं और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है और इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं लगता। रियो ड्रैगन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम है लेविन। और ये बोलने के बाद वो ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। अभी जो मेरे साथ हुआ ये काफी अजीब था और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इस ड्रैगन से बात कर पाऊंगा। और इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। इस तरफ एंजल रियो के स्टैट्स को चेक कर रहे होते हैं और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ये बात तो मैंने नोटिस की ही नहीं कि इस बच्चे के पास एक रियल ट्रेट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये आज से पहले बस एक ही बार हुआ है, वो भी 10,000 साल पहले, जब मैंने एक लड़की को दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया था। यहाँ पर एंजल जिस हिडन ट्रेट की बात कर रहे हैं उसका नाम है एटर्नल यूथ, यानी कि ये इंसान कभी भी बूढ़ा होने वाला नहीं है। अगली सुबह जब रियो को सी फूड खाने का मन करता है तो वो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने एक नाव टूटी हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मर चुके हैं। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि साइड में एक लाल बालों वाला बंदा खांस खांस कर होश में आ जाता है। अब ये बंदा इस बात को याद करता है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। वो ये सोचता है कि जब वो सारे अपनी शिप में थे तो उनके ऊपर एक काफी जायंट ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया था, जिससे उनकी सारी की सारी शिप टूट गई थी और ये सारे पानी के अंदर बह गए। जैसे ही इस बंदे की आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि वो अब भी जिंदा है और वो बाहर आकर ये देखता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी उसके सामने रियो आ जाता है। चलो तुम उठ गए, ये तो काफी अच्छी बात है। ये बंदा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये बच्चा यहाँ पर अचानक से कैसे आया, जबकि मैंने इसे सेंस भी नहीं किया। पर ये रियो को इन सारी बातों के बारे में नहीं बताता और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है एबल। रियो से कहता है कि मेरा नाम है रियो और मुझे माफ करना कि तुम ही अकेले बचे हो और मैं बाकी सभी को बचा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो सारे लोग स्मगलर्स थे। अब अंदर आने के बाद ये दोनों खाना खा रहे होते हैं क्योंकि एबल को काफी भूख लग रही थी। वो ये देखता है कि रियो के पास बस एक ही जोड़ी कपड़े हैं। रियो उसे कहता है कि मेरे पास ना तो सुई है ना ही धागा, तो मैं अपने लिए कपड़े कैसे बनाऊं? अरे यार एक काम कर, दुकान से जाकर ले आ। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी इंसान भी नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, एकदम अकेला। एबल ये बात सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। रियो कहता है वैसे मैं एक वाटर मेज हूँ, और वो इसे अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। क्या तुम सच में मैजिक का यूज कर सकते हो? यहाँ तक कि सेंट्रल प्रोविंस में भी आधे से कम लोग मैजिक का यूज करना जानते हैं और मुझे भी इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। एबल उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, क्या तुम मुझे वहीं पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर हम पहली बार मिले थे? जाते हुए ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। एबल उसे कहता है क्या तुम मैजिक करने के लिए डंडे का इस्तेमाल नहीं करते? अरे यार मेरे पास डंडा है ही नहीं। मुझे लगता है मैंने फिर से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अब एबल उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, अगर हमारे सामने कोई भी मॉन्स्टर आता है तो मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर तुम बार बार मेरी हेल्प करोगे तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाकी के लोग गायब होते हैं। एबल ये कहता है तुमने मुझे काफी सही टाइम पर बचा लिया, वरना मैं भी मारा जाता। अरे हाँ, तुम काफी लकी हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया। एबल यहाँ पर कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे वो चीज यहाँ पर नहीं मिलती और वो ये कहता है कि वो चीज मुझे नहीं मिली। रियो उससे कहता है तो अब तुम क्या करोगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा से लूनिया टाउन चला जाऊँ और अपने दोस्तों को ज्वाइन करूँ। मैं इस बारे में नहीं जानता कि वो टाउन कहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए तुम्हें नॉर्थ में जाना चाहिए। अब एबल उससे पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक जॉब हो सकती है, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। क्यों, है ना दोस्त? ये बात सुनने के बाद रियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और थोड़ा सोचने के बाद वो ये कहता है कि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। अरे
अरे हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाम के टाइम में रियो इन सारी चीजों को बड़ी गौर से देख रहा होता है और वो ये याद करता है कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया और कैसे वो यहाँ पर रहा। जब वो घर में आ जाता है तो वो एबल से कहता है कि मैं किसी को गुड बाय करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मुझे इसी टाइम मिलता है, यानी कि रात में। मुझे तो ऐसा लगा था कि इसका यहाँ पर कोई भी जानने वाला नहीं है, लेकिन चलो मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अब रियो उस नाइट के पास आ जाता है और उसे शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुमने मेरी काफी हेल्प की और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाया।